गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के व्याकरण में पद परिचय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, ये पद परिचय जो होता है आपके एग्जाम में आता है। ये किस तरह से इसको हम पदों का परिचय देते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं पद परिचय है क्या। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त पदों का विस्तृत व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। कभी कभी इसे हम व्याकरणिक परिचय के नाम से भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। या आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि रेखांकित शब्दों का व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो पद परिचय और व्याकरणिक परिचय दोनों एक ही होते हैं। तो किसी वाक्य में जो प्रयुक्त पद होते हैं उनका जब हम व्याकरणिक परिचय देते हैं, व्याकरण की दृष्टि से उनका वर्णन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो वही पद परिचय या व्याकरणिक परिचय कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इस पद परिचय को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सकें। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि व्याकरणिक परिचय में हमें देना क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी है, ठीक है ना, ये बताना होता है। यदि विकारी है तो उसका भेद बताना होता है, उसके उपभेद बताने होते हैं, उस शब्द का लिंग बताना होता है, उस शब्द का वचन बताना होता है, उसका पुरुष, कारक, काल, ये सब, उससे अन्य से क्या संबंध है उसके, ये सारी बातें हमें बतानी होती हैं। और यही बताना ही व्याकरणिक परिचय कहलाता है। ओके, फिर आइए हम इसका अगला भाग। तो इस तरह से पुरुष, कारक, काल और अन्य शब्दों को व्यक्त करना ही, बताना ही पद परिचय देना या व्याकरणिक परिचय देना कहलाता है। देखिए, पदों का परिचय देना निम्न बातों को दर्शाना आवश्यक होता है, ठीक है ना, कि हम पद परिचय जब दे रहे हैं तो उसमें किन किन बातों को दिखाएं, ये आवश्यक होता है। तो देखिए, उसमें जो बातें हमें दिखानी होती हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारा संज्ञा, यानी जो शब्द हमें रेखांकित करके दिया गया है, किस तरह से ये दिए जाते हैं उसका एग्जाम्पल हम अभी आपको देते हैं। लेकिन उसमें देखिए किन किन बातों को हमें उसमें दिखाना आवश्यक होता है। देखिए, संज्ञा तीनों भेद, संज्ञा के यहाँ 3 भेद लिखा है केवल, जबकि संज्ञा के वास्तव में 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ संज्ञा के 3 भेद आपको इसलिए लिखाया गया है क्योंकि जो द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा आती है वो जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाती है, उसकी गणना जातिवाचक संज्ञा में ही की जाती है। इसीलिए यहाँ केवल संज्ञा के 3 भेद लिखे गए हैं, ठीक है ना। वही आपको दिखाना होता है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा मतलब पदार्थ मतलब जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पदार्थ और समूहवाचक संज्ञा जो होती है वह जातिवाचक में ही आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ केवल 3 भेद हैं। उसके बाद आपको उसके लिंग दिखाने होते हैं, किस लिंग का है, किस वचन का है, कौन सा कारक है, उसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं। दूसरा पॉइंट है सर्वनाम का। सर्वनाम को आप दिखाते समय उसके भेद दिखाएंगे, किस पुरुष का है, किस लिंग का है, वचन है और कारक क्रिया से उसका क्या संबंध है, ठीक है ना। विशेषण को जब आप दिखाएंगे तो विशेषण के भेद दिखाने पड़ेंगे आपको, बाकी वही सारी चीज़ें, लिंग, वचन और विशेष से उसका संबंध, ठीक है ना। चौथा भेद हमें क्रिया दिखानी होती है, तो क्रिया के भेद हम दिखाएंगे, यानी वो सकर्मक है कि अकर्मक है। उसके बाद वही लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य, धातु, कर्म, ये चीज़ें हमको दिखानी होती है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके भेद हमको दिखाने होते हैं। उसके साथ लिंग, वचन और कारक के साथ उसका, कारक या क्रिया के साथ उसके संबंध को हमको दिखाना होता है, ठीक। अब उसके बाद हम अगला पार्ट जो देखते हैं, क्रिया विशेषण को दिखाना होता है आपको। अगर वाक्य में वो शब्द रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है तो, ठीक ना, तो उसके क्रिया विशेषण का भेद हमको दिखाना होता है और जिसकी विशेषता बताई जा रही उसको
लिखना होता है। जिसकी विशेषता का मतलब होता है कि जैसे मोहन एक सुंदर लड़का है, ठीक है, तो मान लीजिए सुंदर वह कहा गया तो वो नहीं सॉरी सुंदर तो ये विशेषण हो जाएगा, क्रिया विशेषण की बात हो रही है। क्रिया विशेषण जैसे मोहन तेज दौड़ता है, तो तेज हमने दिखा दिया कि तेज जो है ये क्रिया विशेषण है, ठीक ना। और किस तरह का क्रिया विशेषण उसका भेद हमने दिखा दिया। और उसके बाद ये दिखाना होगा कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है, ये भी हमको लिखना होगा। या तेज के द्वारा दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है, या तेज शब्द दौड़ने की विशेषता बता रहा है, इस तरह से, ठीक। फिर अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का भेद दिखाना होता है। और जिन शब्दों या पदों को वो मिला रहा है, जोड़ रहा है, उसका उल्लेख करना होता है कि किन किन शब्दों को जोड़ रहा है यहाँ पर। फिर उसी तरह से संबंध बोधक में उसका भेद दिखाना होता है। जिन शब्दों या पदों को वो मिला रहा है हमें उसका भी उल्लेख करना होता है, ठीक। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक में वह किस भाव को, हर्ष को, शोक को, घृणा आदि विस्मय किसके भाव का उल्लेख कर रहा है वो हमको दिखाना होता है, ठीक ना। तो फिर यहाँ हम देख लेते हैं, देखिए कि संज्ञा में हम क्या क्या दिखाते हैं। देखिए संज्ञा में हमें 3 देना होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यही 3 संज्ञाएं हमें दिखानी होती है। देखिए यहाँ नोट्स में लिखा गया है आपके, क्योंकि जो द्रव्य पदार्थ धातुएं तथा समूह का बोध कराने वाले शब्द जैसे कक्षा, सेना, भीड़ आदि ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं इसमें पद परिचय में। इसका मतलब है हमें पदार्थवाचक संज्ञा और, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा जो है उसको जातिवाचक संज्ञा में ही सम्मिलित कर देना है। ये यहाँ जातिवाचक संज्ञा में ही आ जाते हैं, इसलिए यहाँ संज्ञा के केवल 3 भेद माने जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से अब हमें सर्वनाम दिखाना होता है। सर्वनाम अभी आपने देखा कि सर्वनाम आपको दिखाना होता है, तो सर्वनाम के भेद यहाँ हम देख लेते हैं कि कितने सर्वनाम होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, किस पुरुष का सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, इन सर्वनामों के भेद हमें दिखाने होते हैं। उसी तरह से विशेषण को अगर हम दिखाते होते तो वह गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है, ठीक ना, ये हमें दिखाना होता है। क्रिया जब हम दिखाते हैं तो उसमें हमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया को दिखाना होता है कि ये शब्द जो है वो किस क्रिया का है, ठीक। और उसके बाद फिर हमको ये क्रिया विशेषण दिखाना होता है। क्रिया विशेषण में हम किसको दिखाते हैं, जैसे क्रिया जो है वह इसके कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक, इसके इतने भेद होते हैं, ठीक ना। अब समुच्चय बोधक को अगर हम दिखाते हैं तो समुच्चय बोधक के 2 भेद माने जाते हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। ये 2 भेद इसके होते हैं, ठीक है ना, समानाधिकरण और व्यधिकरण। कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। फिर आ जाते हैं हम संबंध बोधक पर, जो हमें संबंध बोधक के दिखाने होते हैं। तो संबंध बोधक में हम क्या दिखाते हैं, देखिए संबंध बोधक में जैसे हम दिखाते हैं कि जो अव्यय शब्द अथवा संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य भेद संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसके संबंध बताते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में 2 संज्ञा या सर्वनाम है, तो पहला दूसरे के साथ किस तरह का क्या संबंध व्यक्त कर रहा है वो हमको इसमें दिखाना होता है, उन्हीं को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक में, ठीक ना, विस्मयादि बोधक में हम ये दिखाते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, घृणा, पीड़ा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है, ठीक है ना, जैसे ओ, अरे, आहा आदि, ओके। अब आइए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक जो पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। उस गमले में 3 फूल खिले हैं। तो मान लीजिए ये तो हम जितने शब्द हैं इसमें सबका व्याकरणिक परिचय देख करके आपका एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, एक उदाहरण आपके लिए पेश कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से कोई एक वाक्य लिखा होगा, उसको किसी एक को रेखांकित ऐसे कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसको रेखांकित कर दिया गया। इसी तरह से 4 वाक्य होंगे, चारों में अलग अलग शब्दों को रेखांकित किया रहेगा।
4 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, तो चारों का परिचय आपको देना होगा, व्याकरणिक परिचय आपको बताना होगा। तो जैसे मान लीजिए इस वाक्य में हम जितने शब्द हैं सबका आपको बता देते हैं, जितने पद हैं सबका परिचय दे देते हैं। जैसे ये देखिए उसको हम दे रहे हैं, ये सार्वनामिक विशेषण है। उस चूंकि विशेषण है, विशेषण के भेद में ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना। और यह एक वचन है। उस गमले, चूंकि गमले की तरफ इशारा कर रहा है तो उस गमले में फूल खिले, माने एक ही गमला है तो एक वचन है। और गमला शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो उस जो है सार्वनामिक विशेषण, उस जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ओके, लिंग इसका पुल्लिंग हुआ, वचन में एक वचन हुआ और विशेषण में यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। तो ये इसकी विशेषता रही। उसी तरह से अब हम गमले शब्द की विशेषता बताते हैं। गमले में तो गमले की एक जाति होती है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। गमला एक वचन है, ठीक है ना। में यहाँ चिन्ह लगा हुआ है जो सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण कारक हो गया कारक के रूप में। गमला पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग हो गया। आ रहा ना समझ में। इस तरह से हम व्याकरणिक परिचय देते हैं। अब आइए हम 3 शब्द का व्याकरणिक परिचय देते हैं। 3 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि फूल की विशेषता बता रहा है। कितने फूल हैं? 3 फूल हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हुआ? विशेषण है, फूल की विशेषता बताने के कारण, और पुल्लिंग है। ओके, फिर उसी तरह से हम आ जाते हैं, फूल का व्याकरणिक परिचय हमको देना है। तो फूल की एक जाति होती है, फूल जातिवाचक संज्ञा है। फूल खिला है, पुल्लिंग हुआ। खिलने का कार्य कौन कर रहा है? फूल कर रहा है, इसलिए कार्य फूल के द्वारा किया जा रहा है, क्रिया, इसलिए ये कर्ता कारक हुआ, ठीक है ना। अब उसी तरह से हम देख लेते हैं, खिले हैं। खिले हैं माने वर्तमान में खिले हैं, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया हुई, ठीक है ना। खिले हैं बहुवचन है और पुल्लिंग की क्रिया है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा व्याकरणिक परिचय होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पद परिचय अगर एग्जाम में आपके आ जाता है तो हम आशा करते हैं कि अब आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो यह वीडियो देख करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रश्न कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू।